मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी लास्ट क्लास में देखा था। इलास्टिसिटी क्या होता है भाई? तो हर बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसके चलते कोई भी सॉलिड अगर हम लोग डिफॉर्म्ड करें बाय अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स, किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करके जब हम लोग बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, एक बॉल को ऐसे फोर्स लगाया, डिफॉर्म्ड किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो डिफॉर्मेशन हुआ और हटा दिया तो रीगेन हो गया। तो रीगेनिंग कब होता है भाई? जब ये सॉलिड इलास्टिक है, कंप्लीट रीगेनिंग होता है, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स जिस पे फोर्स लगेगा वो मॉलिक्यूल को ये शिफ्ट करता है, इस तरह से डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इन शिफ्टेड मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाएंगे टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये सारे जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं जो आसपास जो इफेक्टेड होंगे, जिनसे इनका सेपरेशन चेंज हुआ, वो एक तरह से फोर्स लगाएंगे। ये मैंने बताया था कि उसी तरह से समझो जैसे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में स्प्रिंग लगा हुआ था। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाएगा बाय शिफ्टिंग द मॉलिक्यूल, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा और उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा। इस तरह से जो रीस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द डिफॉर्म्ड बॉडी, इनसाइड द डिफॉर्म्ड बॉडी जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस आप सोचेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया तो हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फिर ये नया टर्म स्ट्रेस क्यों लाया? जब ये प्रेशर होता है भाई तो नया टर्म स्ट्रेस क्यों लाए? फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग बोलते हैं वो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर बोलते हैं भाई। लेकिन जब ये फोर्स एक स्पेशल पर्पस के साथ है, इस फोर्स का स्पेशल पर्पस क्या है? ये फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है और ये टू रीगेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज, टू रीगेनिंग पर्पस से ये डेवलप हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल में फोर्स अराइज हुए हैं ड्यू टू डिफॉर्मेशन, उस डिफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए, दैट इज बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में रीगेन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में रीगेन कराने के पर्पस से ये डेवलप्ड फोर्स है। ये नॉर्मल फोर्स से डिफरेंट है, इसका पर्पस डिफरेंट है और ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का नया नाम रखा गया स्ट्रेस। अगर ऐसे ही कोई फोर्स हो तो प्रेशर, लेकिन अगर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा तो उस कंडीशन में स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रेशर में जो फोर्स होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। हमने फोर्स लगाया, प्रेशर डेवलप हो गया। और स्ट्रेस होता है, इसका स्ट्रेस का पर्पस ही है टू रीगेन शेप एंड साइज, दैट इज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कराने के पर्पस से लगे ऐसा फोर्स। ये फोर्स तो कोई भी फोर्स है, प्रेशर अगर लिखे हो कोई भी फोर्स है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेस लिख रहे हैं इसका मतलब ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट वो फोर्स होना चाहिए रीस्टोरिंग डेवलप्ड इनसाइड ए डिफॉर्म्ड बॉडी हुज सोल पर्पस इज टू रीगेन द शेप एंड साइज। तो ये देखा था हम लोगों ने। और स्ट्रेस के कितने टाइप बने थे भाई? तो 3 टाइप बने थे। कौन कौन सा? तो अलोंग द लेंथ बनता है तो लॉन्गिट्यूडिनल, और वॉल्यूम स्ट्रेस देखा था भाई, वॉल्यूम स्ट्रेस जिस स्ट्रेस का पर्पस टू रीगेन द वॉल्यूम हो, ओरिजिनल वॉल्यूम, और एक होता था शियरिंग स्ट्रेस। ये हम लोगों ने देखा था 3 तरह के स्ट्रेस। आज देखने हैं 3 तरह के स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। तो चलो भाई इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्ट्रेन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लिखा जाए स्ट्रेन, टॉपिक लिखो भाई स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? तो इट शोज डिफॉर्मेशन, इट शोज एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, इट शोज, ऐसा लिखो, तुम भी लिख लो भाई, इट शोज एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, extent of deformation in a body when external force is applied, when external deforming force is applied. कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ हो, ऐसे कंडीशन में स्ट्रेन बताता है कि ये कितना ज़्यादा डिफॉर्म्ड हुआ है। मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता क्या है? ये स्ट्रेन बताता क्या है वो तो समझ गए, बट स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब अगर कोई लेंथ हो, कोई वायर हो या रॉड हो, तो इसमें जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, एक तो नेचुरल लेंथ होता है इसका, ठीक है भाई, और इसमें अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, और इसका लेंथ हो गया L0 प्लस डेल्टा एक्स, या डेल्टा एल बोले, L0 प्लस डेल्टा एल मान लो हो गया भाई इसका न्यू लेंथ। तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा एल जो हमारा चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, देखो जनरल फॉर्मूला तो यह है भाई कि चेंज इन सर्टेन कन्फिग्रेशन, चाहे वो लेंथ का हो या वॉल्यूम का हो, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। स्ट्रेन का वैल्यू हमारा होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, कोई भी चीज़ में कोई कन्फिग्रेशन, लेंथ का कन्फिग्रेशन, तो लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो भाई स्ट्रेन जो बताता है कि कितना डिफॉर्मेशन, अब मान लो कि इसका ओरिजिनल जो लेंथ था, ध्यान देना भाई, इसका जो ओरिजिनल लेंथ था उतना ही लेंथ है, तो इसका मतलब कोई ये स्ट्रेंड नहीं हुआ, स्ट्रेन नहीं है। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, लेंथ में कुछ चेंज हुआ, तो ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। अगर चेंज नहीं होगा, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन नहीं है। तो डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। तो भैया ये स्ट्रेन भी तीन तरह का है। अगर स्ट्रेन अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज लेंथ में, तो हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरह से आएगा भाई वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बैलून का अगर कोई वॉल्यूम था भाई, तो उसमें कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। मान लो वाटर था, याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई कि अगर मान लो कोई वाटर हमने लिया हुआ है और बैलून को यहाँ रखा एयर में, तो सर्टेन वॉल्यूम था V0। जब ये डिप कर दिया हमने तो इसमें वॉल्यूम हो गया V0 माइनस डेल्टा V, ये हो गया V0 माइनस डेल्टा V। तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था वॉल्यूम का, वो वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो गया, स्लाइटली डिक्रीज हो गया। अब ये वॉल्यूम V0 माइनस डेल्टा V है, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन। मतलब वॉल्यूम वाइज कितना स्ट्रेंड है ये, कितना डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, समझो। सिमिलरली ये स्ट्रेन तीसरा भी होगा, और वो क्या होगा वो सब आप जानते हैं भाई, शियरिंग स्ट्रेन। तीन तरह का स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन। स्ट्रेस भी होता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। वैसे ही तीन टाइप के स्ट्रेन भी हुए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन। अब शियरिंग स्ट्रेन क्या है वो भी समझेंगे धीरे धीरे। वॉल्यूम स्ट्रेन जो हम लोगों ने निकाला, ये वॉल्यूम स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग देखेंगे, वो डिराइव करेंगे, अलग से क्वेश्चन आता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन तो चलो डेल्टा वी, वॉल्यूम स्ट्रेस का वैल्यू बोलते हैं डेल्टा पी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। भाई ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? और शियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, तो देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये शेप रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है, तो समझना आसान है, इजी है समझना। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो भैया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है भैया, लेंथ को तो मेजर भी कर सकते हैं और ये निकाल भी सकते हैं। वॉल्यूम भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया भाई, बहुत अच्छा। लेकिन शेप का कोई मेजर थोड़ी है, शेप का तो कोई मेजर नहीं होता। ऐसा तो नहीं लिख सकते चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, तो शेप का क्या वैल्यू, शेप का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। इसलिए इसको समझना समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर भी आप कोशिश करो। देखो हम लोग शेप में
चेंज को, शेप वाइज कितना डिफॉर्म्ड हुआ सॉलिड, क्या फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन, कैसे इसको मैग्नीफाई करें, कैसे हम लोग मतलब मैग्नीट्यूड में इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसका क्वांटिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वही इरेजर वाला मटेरियल समझो जो हम लोगों ने देखा था। अगर इरेजर वाला मटेरियल का हम लोगों ने बॉटम एक फेस फिक्स कर दिया, दूसरे फेस पे जब फोर्स लगाते हैं इधर वाले टॉप फेस पे, और ये पूरा फेस पैरेलली शिफ्ट हो जाए, ये पूरा फेस जब पैरेलली शिफ्ट हो जाए ऐसे शिफ्ट हो जाता है इस फोर्स के टेंजेंशियल कंपोनेंट, ड्यू टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। टेंजेंशियल, नॉर्मल से तो भाई शेप चेंज नहीं होता, नॉर्मल कंपोनेंट से कभी शेप चेंज नहीं होगा, टेंजेंशियल से चेंज होगा। और इसी के अगेंस्ट डेवलप होता है ये टेंजेंशियल फोर्स, जो याद होगा ये रिस्टोरिंग है, जो चाह रहा है कि शेप वापस आए। जब तुम ये फोर्स लगाना बंद करोगे तो ये यही फोर्स है जो इसको बैक ड्राइव करेगा और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करवाएगा। तो ये जो टॉप सरफेस का एरिया है, तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होता था, वो होता था शीयरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता था भाई? तो शीयरिंग स्ट्रेस होता था। लेकिन अभी हमें स्ट्रेस की बात नहीं करनी है, अभी हमें किसकी बात करनी है? स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन कैसे बताएं? तो स्ट्रेन हम लोग सिंपली इस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो थीटा का वैल्यू है ना, यही हमारा शीयरिंग स्ट्रेन है, यही हमारा शीयरिंग स्ट्रेन है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये जरा समझा जाए। अब देखो शेप वाइज कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो डिसाइड किया गया ये कि जो फिक्स्ड सरफेस है, ये वाला है फिक्स्ड सरफेस। अब शेप को वो मैग्नीट्यूड से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो उसका कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे भाई, कैसे रिप्रेजेंट करें, कितना शेप में चेंज हुआ। तो उसके लिए फिक्स्ड सरफेस से यूनिट लेंथ फिक्स्ड सरफेस के परपेंडिकुलर चलेंगे और यूनिट 1 मीटर लेंथ पे एक पॉइंट ढूंढेंगे P, और ये फिक्स्ड सरफेस के पैरेलल जितना शिफ्ट हो जाए इसी को बोलेंगे शीयरिंग स्ट्रेस। मतलब ये अगर कम शिफ्ट होगा P से P' पे चलाया, अगर ये छोटा मोटा शिफ्ट होगा तो स्मॉल चेंज इन शेप, ज़्यादा शिफ्ट होगा तो लार्ज चेंज इन शेप। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बताने के लिए, दैट इज़ कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना शेप में चेंज हुआ, वो बताने के लिए हम लोगों ने फाइनली जो डिसाइड किया गया, कन्वेंशन बनाया गया, वो था ये कि फिक्स्ड सरफेस से 1 मीटर पे फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर चलेंगे और 1 मीटर पे जो पॉइंट है वो जितना शिफ्ट हो जाए वही हमारा शीयरिंग स्ट्रेन होगा। तो अगर ये मान लो x शिफ्ट किया, मान लो ये x शिफ्ट करे, तो हम लोग बोल सकते हैं ये x शिफ्ट करे तो x ही बन जाएगा शीयरिंग स्ट्रेन। मतलब ये कहने का है, ध्यान से समझना, 1 मीटर वाला जितना शिफ्ट कर जाए उसी को बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन इज द वैल्यू ऑफ, हालांकि ये बहुत कम बुक में मिलेगा, इज द वैल्यू, क्योंकि सिंपल सारे बुक में क्या मिलता है? थीटा, थीटा इज शीयरिंग स्ट्रेन, थीटा इज शीयरिंग स्ट्रेन, बात खत्म हो गई। थीटा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा शीयरिंग स्ट्रेन होगा, कम होगा जीरो हो जाएगा थीटा। अगर वापस आ जाए तो हमारा थीटा जीरो, मतलब स्ट्रेन अब जीरो हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा थीटा उतना ही ज़्यादा चेंज इन शेप समझते हैं हम लोग। बट इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि शीयरिंग स्ट्रेन इज द वैल्यू ऑफ शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? अच्छा चलो शिफ्ट ही लिखते हैं। शिफ्ट पैरेलल टू फिक्स्ड सरफेस, पैरेलल टू फिक्स्ड सरफेस, बट किसका? ऑफ ए पॉइंट टेकन एट 1 मीटर नॉर्मल टू द फिक्स्ड सरफेस। नॉर्मल टू द फिक्स्ड सरफेस, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखने में सब थीटा काम आएगा। अब देखो, अगर मान लो ये टॉप सरफेस, हमें तो टॉप सरफेस का लेंथ तो कम से कम पता होगा, टॉप पॉइंट जो है वो अगर शिफ्ट करें मान लो डेल्टा L, ध्यान देना, या डेल्टा X कुछ भी कहें,
मान लो ये डेल्टा एल शिफ्ट किया, ये डेल्टा एल अगर शिफ्ट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो इसके बेसिस पे, क्योंकि ये हमारा सीयरिंग स्ट्रेन है, तो मैं बोलूँगा कि देखो भाई फिक्स्ड सरफेस से एल लेंथ पे जब लिया था हमने तो वो डेल्टा एल शिफ्ट किया। सिंस एल लेंथ जो कि परपेंडिकुलर लिया फिक्स्ड सरफेस से, वो कितना शिफ्ट हो रहा है भाई, तो वो शिफ्ट हो रहा है डेल्टा एल से। ठीक है भाई, ये डेल्टा एल से शिफ्ट हो रहा है, तो अगर 1 मीटर पे लेते, 1 मीटर वाला लेते तो वो कितना शिफ्ट होता भाई, तो उसी का तो शिफ्ट हमें निकालना है, तो शिफ्ट होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई कैपिटल एल, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल ये होता। तो इसी को तो बोलते हैं सीयरिंग स्ट्रेन। 1 मीटर वाला जितना शिफ्ट कर जाए तो यही तो हमारा एक्स है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यही हमारा देखो डेल्टा एल अपॉन एल, क्यों, क्योंकि एल लेंथ जो फिक्स सरफेस से एल लेंथ पे है वो शिफ्ट किया डेल्टा एल से, तो 1 मीटर पे जो होगा वो कितना शिफ्ट करेगा, डेल्टा एल अपॉन एल, वो करेगा डेल्टा एल अपॉन एल। और इसी को हम लोग बोलेंगे थीटा, यहाँ ध्यान देना, इसी को हम लोग बोलेंगे थीटा। डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल को थीटा बोलेंगे। ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की तरह समझो, ये कितना होगा भाई, तो थीटा को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, इसलिए इसको थीटा बोलेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। या फिर बोलें कि एक्स अपॉन ये वाला 1 मीटर। तो इसमें से कोई भी आपको जो सूट करे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो भाई स्टैंडर्ड ये है कि फिक्स सरफेस से परपेंडिकुलर लेके चलें, 1 मीटर वाला पॉइंट जितना शिफ्ट कर जाए वही हमारा सीयरिंग स्ट्रेन है। इसलिए सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से किया, सारे लोगों ने ये याद रखा है कि जो थीटा होगा मतलब फिक्स सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे और वो लाइन देखेंगे कितना एंगल से शिफ्ट कर गया, कितना एंगल से ये ऐसे बेंड हो गया, जो ये एंगल होगा वही हमारा सीयरिंग स्ट्रेन होगा, यही हमारा सीयरिंग स्ट्रेन होगा। क्योंकि सीयरिंग स्ट्रेन बाय डेफिनेशन क्या है, तो शिफ्ट पैरेलल टू द फिक्स्ड सरफेस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट 1 मीटर नॉर्मल टू द फिक्स सरफेस। फिक्स सरफेस से नॉर्मल पे 1 मीटर वाला पॉइंट जितना शिफ्ट करे वही हमारा सीयरिंग स्ट्रेन होगा। क्योंकि लोगों ने कन्फ्यूजन किया भाई कि जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वो तो ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका ज़्यादा डिफॉर्मेशन है, जो और ज़्यादा पे होगा वो और ज़्यादा शिफ्ट होगा, तो क्या वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन, और जो कम डिस्टेंस पे होगा वो कम ही शिफ्ट करेगा, तो उसका क्या कम डिफॉर्मेशन। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड लिया गया कि भैया जो 1 मीटर पे होगा वो जितना शिफ्ट करे उसी को हम लोग स्टैंडर्ड बना दें। तो 1 मीटर वाला कितना शिफ्ट करेगा कैसे निकालेंगे, तो भैया एल लेंथ वाला जो है डेल्टा एल शिफ्ट किया, इसलिए 1 मीटर वाला इतना शिफ्ट किया। बाद में देखा गया कि अच्छा शिफ्ट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 मीटर वाले का शिफ्ट क्या होगा, 1 मीटर वाले का जो 1 मीटर वाला पॉइंट है वो शिफ्ट करेगा डेल्टा एल बाई एल। तो जब ये देखा गया कि डेल्टा एल बाई एल क्या है भाई, तो वो तो थीटा है, तो थीटा ही बना दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फिर सीयरिंग स्ट्रेन। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप ये याद रखो, ये ज़्यादातर बुक में सीधा डायरेक्ट यूज़ किया रहेगा, थीटा इज सीयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन होता क्या है, तो स्ट्रेन बताता है एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन द डिफॉर्म्ड सॉलिड, कितना ज़्यादा डिफॉर्म्ड हुआ है वो बताएगा भाई। और इसका हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया भाई कि स्ट्रेन जो होगा वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें। इसलिए स्ट्रेन ऐसा क्वांटिटी है जो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा। क्यों, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर अपॉन क्यूबिक मीटर कैंसिल हो गया। सीयरिंग स्ट्रेन में भी देखोगे भाई, तो आप सोचेंगे सीयरिंग स्ट्रेन में क्या, तो चेंज इन लेंथ, मीटर, लेंथ क्या है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ऐसे ही हो गया भाई। ये थीटा मतलब क्या, थीटा का मतलब यह है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा, बट स्ट्रेन का यूनिट कुछ नहीं डालेंगे, ऐसा मत देना कि 2 डिग्री हो गया। जो स्ट्रेन है वो क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल है, इसलिए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, लिख सकते हो भाई, लिख लोगे, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, इसलिए स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का नहीं है। स्ट्रेन हो गया भाई चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अगर कन्फिग्रेशन लेंथ है तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम है तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम।
शेयर है, शेयरिंग शेप वाला है, तो शेप में चेंज अपॉन ओरिजिनल से जो शेप होता है, तो शेप को हम लोग ऐसे मैग्नीट्यूड में नहीं रिप्रेजेंट करते, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने शेप वाइज डिफॉर्मेशन कितना हुआ उसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया शेयरिंग स्ट्रेन, और वो है थीटा। कौन सा थीटा भाई? तो जो फिक्स सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लाइन लिया, वो लाइन कितना से शिफ्ट कर गया उसी को हम लोग बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। बोलो ठीक है भाई, यहां तक ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। ठीक है, अब जरा अब मेन चीज आ गया। ये सब अब तक इंट्रोडक्टरी बात थी, अब मेन चीज आएगा हुक्स लॉ। समझो कि अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास और अभी, वो सब हुक्स लॉ को समझने के लिए पढ़ा, हुक्स लॉ को समझने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, रॉबर्ट हुक का हुक्स लॉ। तो अब तक हम लोगों ने मीनिंग समझा है और स्ट्रेस और स्ट्रेन उसके टाइप देखे हैं। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है वो जरा समझा जाए। तो रॉबर्ट हुक ने बताया, सबसे मेन जो है इसका स्टेटमेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विदिन इलास्टिक लिमिट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था कि हर चीज़ का एक लिमिट है भाई। अब स्प्रिंग को छोटा मोटा डिफॉर्मेशन करें, इलोंगेट करें, कंप्रेस करें, छोड़ें, वापस आ जाएगा। अब कुछ भी है, कोई भी कितना भी इलास्टिक सॉलिड है, अगर मान लो स्टील का है या कोई भी, तो छोटा मोटा फोर्स लगाया स्प्रिंग में, छोड़ दिया, वापस आ गया। लेकिन उसी स्प्रिंग को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कर दिया, डिफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, वायर बन गया, तो वापस वो स्प्रिंग नहीं बनेगा। तो देयर मस्ट बी सम इलास्टिक लिमिट। उस इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात करते हैं हुक्स लॉ। तो विद इन इलास्टिक लिमिट इन एनी इलास्टिक सॉलिड, कोई भी इलास्टिक सॉलिड है तो उसमें विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उनका कहना था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, मतलब जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस भी डेवलप होगा टू रीगेन। मतलब ये तुम समझ लो स्प्रिंग की तरह, आप समझ लो स्प्रिंग वाला ही तो इलास्टिसिटी बताने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में जितना ज़्यादा चेंज इन लेंथ लाओगे उतना ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा भाई। फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन, जितना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा। मीन्स अब ये एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रेन, और फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। तो जितना ज़्यादा एक्स उतना ज़्यादा फोर्स, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेन उतना ज़्यादा स्ट्रेस। ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होगा वो क्या होगा भाई? तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना ज़्यादा डेवलप होगा, जितना एक्स होगा उतना, एक्स छोटा सा रहेगा तो फोर्स भी रिस्टोरिंग कम होगा। अगर हमारा चेंज इन लेंथ 0 है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप नहीं है, फिर तो ये नेचुरल लेंथ में ही है। एक्स का वैल्यू ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा रिगेन कराने के लिए, ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा स्ट्रेस। तो ये समझो स्ट्रेस है और ये समझो स्ट्रेन है। तो हुक साहब का कहना था कि अगर विद इन इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोवाइडेड कि इसको इतना इलोंगेट करके, इतना ज़्यादा इलोंगेशन कर दिया कि लिमिट को एक्सीड कर गए तुम, तो फिर ये अब इसको वायर तुमने बना दिया ऐसे, तो अब इसमें रीगेनिंग टेंडेंसी है ही नहीं, इसमें कोई रीगेनिंग टेंडेंसी नहीं है। ऐसे ऐसे वायर छोड़ा वैसे ही रह गया, तो यहाँ तो फोर्स ही नहीं डेवलप हुआ। ये फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई? फोर्स ही नहीं है तो क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं, तो स्ट्रेस 0 हो गया, जबकि स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा है। ओरिजिनल लेंथ था हमारा मान लो 1 मीटर और चेंज इन लेंथ हो गया 3 मीटर, तो स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो इस तरह का जब लिमिट क्रॉस कर जाए तो ये फॉर्मूला वैलिड, तो ये लॉ वैलिड नहीं है। उनका कहना था विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इन ए इलास्टिक सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, स्ट्रेस को हम लोग फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालते हैं
और इनटू स्ट्रेन लिखते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यही तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इलास्टिसिटी कांस्टेंट। कॉल्ड भाई इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी से रिलेटेड यही तो लॉ है। तो इसमें जो कांस्टेंट आया उसका दूसरा नाम इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी है। तो ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट का हम लोग अब क्या करेंगे वो देखो। ये तो आ गया कि भाई ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स साहब का कहना था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हेंस हमें ये मिल गया। और इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो निकल के आया हमारे पास वो आया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलास्टिक कांस्टेंट है। लेकिन अब इलास्टिक कांस्टेंट जो है इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में समझा। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है कि 3 टाइप के स्ट्रेस हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन हैं, तो 3 टाइप के इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी होंगे। कैसे भाई? तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो और अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी कांस्टेंट का नाम होगा यंग्स मॉडुलस। थॉमस यंग का नाम पे यंग्स मॉडुलस, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। और अगर ये वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, अगर ये रेशियो लेते हैं तो इसका नाम रखा गया बल्क मॉडुलस। ये वाला है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस और ये है बल्क मॉडुलस। और एक और होगा भाई, उसके अकॉर्डिंग तो एक और होगा। ये तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन हुआ, लेकिन अगर हमारा शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन हो जाए तो शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन अगर लें तो इसको हम लोगों ने नया नाम दिया भाई, उसको एटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल का नाम है एटा। एन जो लिखते हैं वो एन को और बड़ा कर दें इधर, तो इसको एटा सिंबल है। और इसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, एक और नाम है इसका। और शियर मॉडुलस, इसको शियर मॉडुलस भी बोल सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के स्ट्रेस, 3 तरह के स्ट्रेन, तो 3 टाइप के इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी हो गया। तीनों को कलेक्टिवली बोलेंगे इलास्टिसिटी कांस्टेंट, कलेक्टिवली है इलास्टिसिटी कांस्टेंट। बट अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो इसको यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन बल्क मॉडुलस है, और शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी शियर मॉडुलस है। इस तरह के 3 टाइप के इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो गए। अब इसका आगे बढ़ाएंगे बात, तो यही तो आज का मेन टॉपिक है, यंग्स मॉडुलस समझना, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। आपको आज बताया हमने कि भैया हुक्स लॉ के पहले हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन देखा। जैसे स्ट्रेस देखा था वैसे ही 3 टाइप का हम लोगों ने स्ट्रेन देखा। तो 3 टाइप का स्ट्रेन क्या क्या हुआ भाई? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन जो बताए, लेकिन डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन और चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप नहीं हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं भाई? तो यूनिट मीटर वाला पॉइंट जितना शिफ्ट हो जाए वही हमारा शीयरिंग स्ट्रेन है, यानी कि थीटा एंगल। थीटा कौन सा? फिक्स सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो, वो लाइन कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, कितना एंगल से वो चेंज हो गया, वो एंगल ही शीयरिंग स्ट्रेन है।
ठीक है भाई, उस बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक का क्या लॉ है भाई, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कब, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये बोलना जरूरी है, विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब एक एक करके इसको देखने हैं। आज का क्लास जाएगा यंग्स मॉडुलस पे। चलो भाई देखो, यंग्स मॉडुलस हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्मूला हमें मिलेंगे। एक फॉर्मूला तो मिल गया भाई, ये यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए अलग होगा, ठीक है, ब्रास के लिए अलग होगा, हर मटेरियल का अलग अलग वैल्यू होता है। क्योंकि इसके आगे हम लोग अगर बात करें तो अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें हम लोग, यंग्स मॉडुलस हर मटेरियल मीडियम का अलग अलग होगा। क्यों? मान लो तुमने लिया, ध्यान से समझना, एक हमने रॉड लिया सर्टेन क्रॉस सेक्शन सर्टेन लेंथ का, ठीक है भाई, एक लिया हमने स्टील का, अच्छा, एक एल्युमिनियम का भी ले लिया, उतना ही लेंथ उतना ही क्रॉस सेक्शन, एल्युमिनियम का भी ले लिया, और एक और ले लिया, मान लो ब्रास का ले लिया या कॉपर का ले लिया, कोई भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, और भी ले सकते हैं। तो मान लो तीन मटेरियल की बात करें तो तीनों का लेंथ सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है भाई। तीनों को कर दिया हमने लेबोरेटरी में सीलिंग पे फिक्स, तीनों को लेबोरेटरी में हम लोगों ने सीलिंग पे फिक्स कर दिया, ठीक है भाई। अब तीनों में फोर्स लगाए कि भैया लेंथ इलोंगेट हो जा, इसका लेंथ इलोंगेट करके हम लोगों ने ऐसे कर दिया, कुछ फोर्स लगाना पड़ा, मान लो 20 न्यूटन, उतना ही इसमें भी इलोंगेशन लाए, मतलब उसमें भी उतना ही चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल यहाँ भी तो डेल्टा एल यहाँ भी, डेल्टा एल यहाँ भी, यहाँ पे भी उतना ही चेंज इन लेंथ लाए, सब में डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आया, लेकिन इसमें फोर्स लगाना पड़ा हमें 20 न्यूटन से ही काम बन गया, डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर कर दिया। लेकिन यहाँ डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर करने के लिए हमें 200 न्यूटन लगाने पड़ गए, और स्टील का इसमें हमें हो सकता है 2000 न्यूटन लगाने पड़ गए। मान लो सेम चेंज इन लेंथ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, वो तो करना पड़ेगा भाई, तुम्हें पता है कि हर मटेरियल अलग अलग है। यही रबर का एक लिया होता है रॉड, ऐसा रबर इरेजर वाले मटेरियल का, तो उसमें तो 2 न्यूटन से भी काम चल जाता या 4 न्यूटन से काम चल जाता, और 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन कर देते। तो डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ सेम है, सेम फॉर ऑल। अब जब सेम फॉर ऑल है, इसका मतलब कि स्ट्रेन तीनों में सेम, स्ट्रेन जो होता है वो तो भैया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, और वो तो तुमने सेम रखा है, वो तो तीनों के लिए सेम रखा है, तो इसका मतलब सेम है तो स्ट्रेन भी सेम है, तीनों के लिए स्ट्रेन सेम है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान देना, मेन समझने की बात है कि तीनों मटेरियल लिया हम लोगों ने, सब में 1 सेंटीमीटर का चेंज किया, ओरिजिनल लेंथ सबका मान लो 10 सेंटीमीटर था, लेकिन सब में डेल्टा एल प्रोड्यूस किया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है भाई। सब में आ गया अपना स्ट्रेन जो है, सब में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सेम है। अभी सिर्फ यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, अभी किसी और चीज़ की बात नहीं करेंगे, बल्क की बात नहीं करेंगे, शेप की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। तो स्ट्रेन तो भाई सेम है फॉर ऑल, जो भी 3-4 मटेरियल लिए हैं सबके लिए, ठीक है। अब तुम सोचो कि ये वाला 2000 न्यूटन लगाया, 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होकर के ये रुक गया, इससे आगे नहीं जा रहा, 2 सेंटीमीटर नहीं 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हुआ, उसके लिए हमें 2000 न्यूटन लगाने पड़े। इसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर से 2000 न्यूटन रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो चुका। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसके अंदर जो है वो 2000 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, तभी तो 2000 तुम्हारा 2000 रिस्टोरिंग डेवलप्ड हो गया, इसलिए ये फर्दर नीचे नहीं आ पाया। और यहाँ पे कितना डेवलप हुआ है भाई, तो 200 न्यूटन डेवलप हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है। और यहाँ पे कितना डेवलप हुआ है भाई, तो ये 20 न्यूटन था, तो ये भी 20 न्यूटन डेवलप हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है।
तो इस तरह से देख रहे हो कि रीस्टोरिंग फोर्स, भाई जो फोर्स लगाया तो 200 न्यूटन लगाया तो ये 1 सेंटीमीटर ही तो इलोंगेट हुआ, और ज़्यादा लगाते तो और ज़्यादा हो जाता है इलोंगेट, लेकिन हमें तो 1 सेंटीमीटर ही मान लो करना था। सब में मैं चाहता हूँ कि सेम स्ट्रेन हो, तो सेम स्ट्रेन सब में प्रोड्यूस किया, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स किसी में 2000 न्यूटन है और किसी में 200 न्यूटन है, किसी में 20 न्यूटन है। तो ये तो डिफरेंट हो गया ना सबके लिए। ये वाला सबके लिए सेम रखा था हमने, ये वाला सबके लिए डिफरेंट हो गया। जो जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें उतना ही ज़्यादा फोर्स रीस्टोरिंग डेवलप होगा, इसलिए स्ट्रेस सबका अलग अलग, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका सेम था, बट ये जो फोर्स डेवलप हुआ यही सबका डिफरेंट है, यही सबका डिफरेंस है, इसलिए ओवरऑल डिफरेंट हो गया स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस डिफरेंस हो गया, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस डेवलप हुआ है भाई, लेकिन सब में स्ट्रेन उतना ही डेवलप हुआ, तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो होता है, तुमने स्ट्रेन तो सेम रखा बट स्ट्रेस तो सब में अलग अलग डेवलप हो रहा है, किसी में 2000 अपॉन एरिया, किसी में 200 अपॉन एरिया, किसी में 20 अपॉन एरिया। इसलिए हर मटेरियल का अपना अपना खासियत है, अपना अपना उसका मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस लगे हैं उनके हिसाब से उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। स्टील को डिफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यही स्टील का अगर स्फेयर लोगे तो डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये अगर हम लोग रबर का या फोम का हो तो इसको डिफॉर्म करना कितना इजी होता है। इतना ही फोर्स अगर मैं स्टील पे लगाऊं तो क्या इतना डिफॉर्मेशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, इतना डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही मटेरियल वाइज सबका अलग अलग है, इसलिए ये डिफरेंट हुआ, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी डिफरेंट हुआ। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसी बात को, फॉर सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, दो की बात कर लेंगे, फॉर सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील एंड रबर। हालांकि हम लोगों ने 3 की बात की है, मैं रबर और स्टील में, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, ये आता है क्वेश्चन। तो फॉर सेम स्ट्रेन कैसे कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा इलास्टिक है? या जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मतलब रीगेनिंग टेंडेंसी, जिसमें ज़्यादा रीगेनिंग टेंडेंसी मतलब जिसमें ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो वो ज़्यादा इलास्टिक। तो फॉर सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस इन स्टील एंड रबर, एक स्टील एक रबर ले लें, स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील इज मच more compared to rubber. Hence, जो इलास्टिक कांस्टेंट यानी यंग्स मॉडुलस है, जो कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है, इज इलास्टिसिटी कांस्टेंट बोलें तो इट इज ग्रेटर फॉर स्टील। स्टील के लिए ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रेन हमने सेम रखा लेकिन स्ट्रेस अलग अलग, इसलिए ग्रेटर फॉर स्टील मीन्स यंग्स मॉडुलस जो होगा स्टील का वो ग्रेटर देन होगा यंग्स मॉडुलस इन केस ऑफ रबर। और जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है इसका मतलब है कि सेम स्ट्रेन के लिए उसमें स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा। अगर हमारा यंग्स मॉडुलस है तो इसका मतलब ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ है। कंपेयर करना हो तो सेम स्ट्रेन रखो ना भाई, कंपेयर करना हो तो रमेश सुरेश दोनों को खड़े करो, दोनों को उतने ही जोर का थप्पड़ लगाओ। एक तुम्हें गाली देके भाग जाता है और एक तुम पिस्टल भी निकाल लेता है, चाकू भी निकाल लेता है, तो भैया दोनों को तो हमने सेम स्ट्रेन दिया था, दोनों को सेम तकलीफ दिया था, दोनों को सेम डिफॉर्मेशन किया, दोनों को एक एक फ्रेंड के सामने ही दोनों को डेमोरलाइज इक्वल एक्सटेंट पे किया, लेकिन रिस्टोर करने का टेंडेंसी सुरेश में ज़्यादा था, रमेश में कम था। वैसे ही हमने रबर और स्टील दोनों में स्ट्रेंथ सेम प्रोड्यूस किया, डिफॉर्मेशन सेम लाया, बट रीगेन करने का टेंडेंसी स्टील में बहुत ज़्यादा है, रबर में बहुत कम है। तो इसलिए ज़्यादा इलास्टिक किसको बोलेंगे? ज़्यादा जो डिफॉर्म्ड हो जाए उसको ज़्यादा इलास्टिक नहीं बोलेंगे। जितना डिफॉर्म इलास्टिक जो रबर हुआ है उतना ही डिफॉर्मेशन स्टील में आए तो उसमें कितना रीगेनिंग होगा, वो ज़्यादा इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या? जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या? इलास्टिक प्रॉपर्टी है रीगेन करने का टेंडेंसी।
अगर रिगेन करने का टेंडेंसी गीली मिट्टी है उसको भी ऐसे कर दिया, या आटा रोटी बनाने के पहले उसको ऐसे कर दिया और छोड़ा तो रिगेन किया ही नहीं, तो उसमें तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नो रिगेनिंग टेंडेंसी, नो इलास्टिक, मतलब इन इलास्टिक हो गया। तो इसलिए हम लोगों का इलास्टिसिटी कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ये भी बताता है कि कौन कितना ज़्यादा इलास्टिक है, इसलिए ये मोड वैल्यू का होगा, मोड वैल्यू फॉर स्टील, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक। क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, मोर इलास्टिक देन रबर बोलें या एल्युमिनियम से कंपेयर करो या ब्रास से कंपेयर करो, जिससे भी कंपेयर करना चाहते हो। स्टील को कर सकते हैं कंपेयर, भाई किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं। सेम स्ट्रेन के लिए अलग अलग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उसका यंग्स मॉडुलस भी अलग अलग है। इसलिए मैं एक सेंटेंस जो बोल रहा था कि ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट मटेरियल, वो बात समझ में आ गई होगी। हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है, यही मैं लिखना चाह रहा था तो पहले हजम करा दिया। ये है डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ये मटेरियल वाइज चेंज होता है। भाई ब्रास है तो बस ब्रास का सेम होगा, ब्रास का वैल्यू, अगर ब्रास का यंग्स मॉडुलस 3 × 10 का पावर 5 है तो 3 × 10 का पावर 5 रहेगा। स्टील है मान लो, अगर उसमें मान लो 9 × 10 का पावर 6 है तो भैया ये है उसका स्टील का है, ये ब्रास का है। किसी चीज़ का कुछ होगा, किसी चीज़ का कुछ होगा। जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी कांस्टेंट समझो उतना ही ज़्यादा वो इलास्टिक है, इसका मतलब कि उतना ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। बोलो भाई ये क्लियर हुआ? सबसे पहले तो ये बात फिर से बता रहा हूँ मैं सारा। देखो हुक साहब ने क्या बताया भाई कि किसी भी सॉलिड में, कोई भी सॉलिड हो, इसमें हम लोग विद इन इलास्टिक लिमिट जो भी डिफॉर्मेशन करेंगे उस हिसाब से इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। मीन्स डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम लोग छोटा मोटा डिफॉर्मेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो स्ट्रेन डेवलप होगा और स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेन तो भाई जितना तुम चेंज इन लेंथ किया उतना डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करोगे तो उससे तुम्हारा स्ट्रेन डेवलप हुआ। स्ट्रेन जितना होता है उसी के प्रोपोर्शनली स्ट्रेस भी डेवलप होता है। स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा भाई? मॉलिक्यूल में डिफॉर्मेशन जब होगा तभी तो अंदर से रीस्टोरिंग तब डेवलप होता है जब हमारा डिफॉर्मेशन हो। इसलिए कितना रीस्टोरिंग, कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा स्ट्रेन, ज़्यादा डिफॉर्मेशन तो ज़्यादा हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हुक साहब ने बता दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेस इज इक्वल टू लिखा ऐसे इलास्टिसिटी कांस्टेंट, और ये आ गया इलास्टिक कांस्टेंट भी, इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी 3 तरह के बन गए। जब लेंथ की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल है भाई, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको बोला यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने। उधर बल्क मॉडुलस भी होता है, इधर शियर मॉडुलस भी होता है। बल्क मॉडुलस की बात हम लोग शायद नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, अभी उसके नेक्स्ट क्लास में ये दोनों हो पाएगा, ठीक है, ये दोनों। आज हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं, टाइम मिलेगा तभी बल्क पे जा पाएंगे। तो यंग्स मॉडुलस मैंने बताया भाई कि यंग्स मॉडुलस किसी भी सॉलिड के लिए लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज करेंगे तो स्ट्रेन मिलेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया हमें स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है भाई। तो यंग्स मॉडुलस का अगर वैल्यू लिखना चाहोगे तो वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग। वैल्यू क्या लिखेंगे भाई? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या डेवलप हुआ, और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये जो वैल्यू आया इसी को बोला यंग्स मॉडुलस, यही है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस सबका अलग अलग होता है। मैंने कंपेयर करने के लिए बताया कि अगर 3 मटेरियल 4 मटेरियल ले लें, स्टील भी लिया, एल्युमिनियम भी लिया, ब्रास भी लिया, रबर भी लिया, सब आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन, सब 10-10 सेंटीमीटर का ले लें, सब में 1-1 सेंटीमीटर का चेंज इन लेंथ लाएं, सच दैट कि उनमें स्ट्रेन सेम डेवलप हो। सबका 10 सेंटीमीटर, सबका 1 सेंटीमीटर लिया चेंज इन लेंथ, तो देखा कि किसी में कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, किसी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। रबर में छोटा फोर्स लगाया तो ही 1 सेंटीमीटर आ गया डिफॉर्मेशन, 10 सेंटीमीटर था 10 से 11 हो गया, ये भी 10 से 11 हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादा 20 लगाने पड़ गए, इसमें 200 लगाने पड़ गए, इसमें 2000 लगाने पड़ गए, तो स्ट्रेन तो सब में सेम हो गया। अब जब सेम स्ट्रेन हो तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस उसका ज़्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि ये तो सबका फिक्स हो गया, डिनोमिनेटर फिक्स है तीनों में,
चारों में सेम। तो ये ज़्यादा जिसमें डेवलप होगा वो उसका इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। सो ये डिफरेंट है सबके लिए, हमने किया, इसको हमने सेम रखा। कंपेयर करना चाहते हैं तो भैया एक क्वांटिटी को तो सेम कर दो, उसका देखो ये ज़्यादा जिसका होगा न्यूमरेटर में है ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा वैल्यू। तो फॉर सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील एंड रबर, दो का कंपेयर किया, मान लो हम लोग स्टील एंड ब्रास में भी, स्टील एंड एल्युमिनियम में भी कर सकते हैं, तो ज़्यादातर आता है स्टील और रबर में। तो फॉर सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील एंड रबर, स्ट्रेस जो डेवलप्ड है इन स्टील इज मच मोर कंपेयर टू रबर। रबर में भी उतना ही किया, स्ट्रेन उतना ही किया, बट स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हुआ। किस में भाई? स्टील में। इसलिए स्टील वाले का इलास्टिसिटी कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा रबर से स्टील में। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस हमारा ज़्यादा वैल्यू का हो गया, और ये वैल्यू इनडायरेक्टली बताता है कि भाई जिसका ज़्यादा यंग्स मॉडुलस, तो खोपड़ी में माइंड में सेट करो भाई, ज़्यादा यंग्स मॉडुलस, ज़्यादा इलास्टिसिटी कांस्टेंट का मतलब है ज़्यादा इलास्टिक। जो बिल्कुल इलास्टिक नहीं होगा उसका इलास्टिसिटी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। गीली मिट्टी का हमने वही 10 सेंटीमीटर लिया और उसको भी 1 सेंटीमीटर का अगर इलोंगेशन किया तो ये रीस्टोर ही नहीं होना चाहता। इसको हमने इलोंगेट कर दिया 1 सेंटीमीटर, ये वापस ही नहीं आना चाहता। इधर से फोर्स जो डेवलप हुआ वो 0 हुआ डेवलप। स्ट्रेन तो हमने प्रोड्यूस किया लेकिन स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ, स्ट्रेस 0 है, स्ट्रेन तो हमारा कुछ है। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 होना मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी कांस्टेंट 0 होने का मतलब है कि वो इलास्टिक नहीं है, मतलब वो प्योर इनइलास्टिक है, प्लास्टिक है। इसका मतलब ये हुआ, प्योर इनइलास्टिक को ही प्लास्टिक बोलते हैं। तो गीली मिट्टी के लिए E0 का मतलब यही हुआ कि भैया इसमें स्ट्रेस ही नहीं डेवलप होगा, इलास्टिसिटी ही इसमें 0 है। मतलब तुम कुछ भी स्ट्रेन कर लो ये वाला हमारा 0 रहेगा, कुछ भी स्ट्रेन डेवलप कर लो ये हमारा स्ट्रेस ही डेवलप नहीं हो रहा, इसलिए ये E0 है। लेकिन जो सॉलिड इलास्टिक है, चाहे वो रबर हो, स्टील हो, ब्रास हो या एल्युमिनियम हो, जो भी है, जिसमें रीगेनिंग टेंडेंसी है, तो किसी में कम रीगेनिंग टेंडेंसी, किसी में ज़्यादा, उतना ही थप्पड़ इसको भी लगाया, समझो कि इसको भी 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन, इसको भी 1 सेंटीमीटर का, इसको भी 1 सेंटीमीटर का, लेकिन इसमें रीगेनिंग टेंडेंसी जो है वो 20 न्यूटन का, इसमें रीगेनिंग 200 का, इसमें रीगेनिंग 2000 का है। तो ये ज़्यादा इलास्टिक हुआ। वैल्यू भी देखोगे तो ये जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू तो स्टील के लिए ज़्यादा हुआ क्योंकि ये 2000 है। तो ज़्यादा यंग्स मॉडुलस जिस मटेरियल का होगा वो ज़्यादा इलास्टिक समझा जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा फॉर गिवन स्ट्रेन। कोई भी गिवन स्ट्रेन वैल्यू के लिए उसमें कंपैरेटिवली दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसलिए उसका ज़्यादा इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। सो स्टील इज कंसिडर्ड मोर इलास्टिक देन रबर। बोलो भाई, अब क्या डाउट है? बोलो सर। जैसे आपने यहाँ पे मतलब स्ट्रेन को कांस्टेंट रखा दोनों केसेस में, तो सर ऐसे मतलब हम स्ट्रेस को रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? तो तुम्हारी मर्जी है। अगर स्ट्रेस को कांस्टेंट मान लो, दो को कंपेयर कर देता हूँ। देखो, एक मान लो स्टील ले लेते हैं, एक रबर ले लेते हैं। चलो, एक लिया हमने स्टील और एक ले लिया रबर। अब देखो, सीलिंग पे कर दिया, दोनों को समझो फिक्स। अब तुम चाहते हो कि मैं स्ट्रेस ही सेम रखूं, तो कोई बात नहीं है, इसमें भी 20 न्यूटन लगाओ, इसमें भी 20 न्यूटन ही लगाओ। ठीक है भाई, इसमें 20 न्यूटन लगाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा और इधर से 20 न्यूटन ये डेवलप हो जाएगा। इतना इलोंगेटेड हो गया, ये पहले ओरिजिनल था, इतना इलोंगेट हो करके ये 20 न्यूटन जब तुमने लगाया और ये भी 20 डेवलप हो गया, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, तुम्हारा भी 20 और इसका भी 20 इक्विलिब्रियम में है बना हुआ, और ये वाला हो गया डेल्टा एल। ठीक है भाई, अब यही स्टील है, तुम्हें क्या लगता है 20 न्यूटन लगा करके स्टील में बहुत ज़्यादा तुम इलोंगेशन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये है इसका, दिखा रहा हूँ, उतना तो होगा भी नहीं और भी कम होगा। तो खैर, अभी ये 20 न्यूटन तुमने लगाया तो ये भी 20 न्यूटन डेवलप किया है।
और इसलिए रुका हुआ है, अब इससे आगे नहीं है, इलोंगेट होगा। अच्छा, तो अब स्ट्रेस की बात करें तो ये भी है 20 अपॉन एरिया, स्ट्रेस की बात करें ये भी है 20 अपॉन एरिया, वही 20 वही एरिया, स्ट्रेस दोनों में सेम हो गया। अब यंग्स मॉडुलस की बात करें तो भैया वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो अब दोनों में निकाल देते हैं भाई। तो अभी स्टील वाले में देखें तो स्टील वाले में स्ट्रेस हो गया 20 अपॉन एरिया, बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें भी देखेंगे यंग्स मॉडुलस, मान लो रबर के लिए निकालना चाह रहे हैं भाई, तो निकालेंगे रबर के लिए। तो क्या होगा भाई, तो रबर के लिए निकालेंगे तो इसका भी स्ट्रेस जो होगा वो हो गया वही 20 अपॉन एरिया, क्योंकि इसमें भी तो 20 ही डेवलप हुआ है डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रेन। यहाँ स्ट्रेन देखो, यहाँ पे है 0.01 सेंटीमीटर मान लो, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कैंसिल। और यहाँ देखेंगे तो भैया ये है 0.01 नहीं हो करके ये 0.09 है, मान लो 0.09 है, डिवाइडेड बाय वही 10 सेंटीमीटर। अब बताओ तुम, इस बेसिस पे भी अब देखेंगे तो इस बार स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेस सेम रखे हैं, लेकिन स्ट्रेन देखो यहाँ पे ये वाला कम है, ये ज़्यादा है। ये वैल्यू है 0.09, यहाँ है 0.01, तो ये वैल्यू लार्ज हुआ, ये लार्ज हुआ तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। इट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। कंक्लूजन वही आएगा, कंक्लूजन वही आना है। अगर तुम स्ट्रेस सेम रखोगे तो तुम्हारा स्ट्रेन में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे हमारा ज़्यादा स्ट्रेन है तो ज़्यादा है तो वैल्यू कम कर दिया, यहाँ कम स्ट्रेन है तो वैल्यू को ज़्यादा रख देगा। इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक। लेकिन ज़्यादातर हम लोग एक्सप्लेन क्या करते हैं, भैया स्ट्रेन सेम रख लो और तब देखो किसमें ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तुम स्ट्रेस सेम रखना चाहते हो रख लो भाई, इसमें 20 न्यूटन लगाओगे बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, इसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, उस हिसाब से यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू निकालोगे तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू इस तरह से आएगा कि स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा होगा। बोलो भाई, क्लियर है अब? यस सर। इसलिए कोई भी आप सेम रख करके कंपेयर करना हो कंपेयर कर सकते हो, बट आप जनरल अंदाज़ा ये लगाओ कि यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, मतलब फॉर सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, तभी तो इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। यंग्स मॉडुलस इज, ऐसे भी समझ सकते हो, यंग्स मॉडुलस जो है इसको मैं अल्टरनेटली ऐसे भी लिख सकता हूँ, यंग्स मॉडुलस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए गिवन मटेरियल, किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड पर यूनिट स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट। यूनिट स्ट्रेन डेवलप होने पे कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इन ए सॉलिड। बोलो अब समझ में आया? यूनिट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रखो, तब देखो अगर ये वाला वैल्यू 1 हो जाए तो ये अगर हमारा 100 है तो समझेंगे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा भाई, तो स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ यूनिट होता नहीं है इसका, तो मीटर अपॉन मीटर है, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर है, इसलिए तो कुछ होता नहीं है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस हो या कोई भी मॉडुलस हो, तीनों में उन सब का यूनिट क्या होगा, वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब के लिए हर इलास्टिसिटी कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो स्टील के लिए ने 100 कर दिया, तो समझो कि वन स्ट्रेन का वैल्यू रखने से जितना स्ट्रेस वैल्यू डेवलप होगा वही हमारा यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है। रबर में भी 1 रखोगे स्ट्रेन तो 2 न्यूटन डेवलप हो रहा है तो 2 हो जाएगा उसके लिए, जिसमें 1000 हो रहा है वो 1000 हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज
द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड पर यूनिट स्ट्रेन डेवलप्ड इन द सॉलिड। यूनिट स्ट्रेन के लिए कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। चलो ठीक है, यहां तक बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। सर ये हुक्स लॉ एक बार उसमें इलास्टिक लिमिट समझ नहीं आया। इलास्टिक लिमिट होता है, हर चीज़ का लिमिट है ना। अब तुम इस रॉड को या रबर बैंड को इतना ज़्यादा पुल किया कि ये टूट गया, तो तुम बोलोगे कि अरे अब ये क्यों नहीं वापस आ रहा है, क्यों नहीं वापस आ रहा है। तो भैया इलास्टिक लिमिट तुमने क्रॉस कर लिया। मैंने अभी एग्जाम्पल एक बताया था कि पेन में से स्प्रिंग निकाला तुमने, और ये 3 सेंटीमीटर का अगर स्प्रिंग है तो तुम 3 से 3.5 कर लिया, 3.6 कर लिया, छोड़ा, वापस आ गया। कंप्रेस किया, मान लो 2.6 कर लिया, वापस आ गया। लेकिन इस 3 को तुम ऐसे इलोंगेट कर दिए तो क्या ये वापस आ जाएगा? तब क्या यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो पाएगा? स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? स्ट्रेन ही खत्म हो गया, पूरा वायर बना दिया तुमने। अब वापस थोड़ी आके स्प्रिंग बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये जो ज़्यादा स्ट्रेन होने से ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है, वो तब होता है जब एक इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करोगे तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। अब मान लो ये जो बॉल है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, फिर छोड़ दे रहा हूँ, वापस आ रहा है, ठीक है भाई, रिगेनिंग हो रहा है। अब इसको इतना ज़्यादा प्रेस कर दे मशीन लगा करके कि ये डस्ट बन जाए, तो क्या डस्ट फिर वापस आ जाएगा? नहीं बन पाएगा ये। तो हर चीज़ का लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा ये काम। अब मान लो स्टील का है, स्टील का रॉड है, मान लो पेन होता है, स्टील का रॉड है, इस पे तुम एक हैमर से, छोटा हैमर से ऐसे लगाए फोर्स। जब लगाए होगे तो डिफॉर्म्ड हुआ होगा, भले दिखे चाहे ना दिखे। हटाए, वापस आए। लेकिन हेवी हैमर ला करके इसको इतना जोर से मारा सिलेंडर को कि ये सिलिंड्रिकल शेप वो फ्लैट स्केल बन गया। तो क्या तुम्हें लगता है हथौड़ा मारा तो ये स्केल बन गया, और हटा तो क्या स्केल से फिर सिलेंडर आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तुमने लिमिट को क्रॉस कर गए। अगले क्लास का वो टॉपिक है जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग पढ़ेंगे, तो इस लिमिट के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही आपको समझना है कि एक लिमिट से, इलास्टिक लिमिट जिसको बोलते हैं, वो इलास्टिक लिमिट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, यील्ड पॉइंट आएगा, वो पढ़ना है। आगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो लास्ट टॉपिक होता है इसका, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए तो ये लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, ये तो पता लग रहा है ना कि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कर दोगे इलोंगेशन तो वो वापस नहीं आएगा। इट मीन्स विद इन इलास्टिक लिमिट ओनली ये जो रिलेशन है वो वैलिड है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ विद इन इलास्टिक लिमिट कंडीशन। तो देयर एग्जिस्ट सम इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी का एक लिमिट है, ठीक है। स्टील भी अगर इलास्टिक है तो भैया ठीक है, जब तक उस पर फोर्स लग रहा है छोटा मोटा तभी तक वो इलास्टिक है। उस पर इतना ज़ोर से फोर्स लगाया कि स्टील का जो सिलेंडर है उसको रेड हॉट कर दिया, गर्म कर दिया, और उसके बाद देखोगे लोहार के यहाँ जाते हैं तो बड़ा हथौड़ा मारता है, उससे स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे शार्प हो जाता है, स्क्रू ड्राइवर बन जाता है, जिससे हम लोग स्क्रू खोलते हैं, ठीक है, पेचकस बन जाता है। तो भैया वहाँ पे क्या हुआ, एक बार उसको स्केल की तरह बना दिया तो क्या वापस फिर सिलेंडर बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि तुम लिमिट से ज़्यादा उस पर फोर्स लगा दिए, उसमें डिफॉर्मेशन ला दिए, तो वो रीगेनिंग नहीं होगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ओनली ये कंडीशन, ये फॉर्मूला, ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करता है। समझ में आ गई बात? इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं, क्योंकि उसके बाद इलास्टिसिटी इज नो लॉन्गर वैलिड। इलास्टिसिटी मतलब रिगेनिंग टेंडेंसी। अब तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया, इलास्टिसिटी उसका खो गया, तो विद इन इलास्टिक लिमिट। समझ में आया बात? चले आगे बढ़े, बोलो भाई। श्याम शर्मा, आगे बढ़ा जाए। आदित्य बोलो भाई।
अरे माइक को ऑन करके तो कभी कभी बोल भी दिया करो। श्याम शर्मा, व्रजेश, यशमान, नुपुर, प्रांजल, अरे कभी कभी बोला भी करो तुम लोग। बोलते नहीं हो तो एनर्जी भी तो कम मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि चलो भाई इलास्टिक लिमिट हम लोगों ने समझा कि एक इलास्टिक लिमिट होता है, उसके अंदर ही सारी बात हो रही है। अब भी जितना भी पढ़ रहे हैं सब विद इन इलास्टिक लिमिट पढ़ रहे हैं, सर्टेन लिमिट से, मतलब छोटा मोटा डिफॉर्मेशन करते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। अब ये 10 सेंटीमीटर का रॉड है और तुम इसको 1000 सेंटीमीटर कर दो इलोंगेट करके, वायर बन जाए, तो क्या ये वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। इस 10 सेंटीमीटर को 11 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर किया, इतना ही इलोंगेशन किया तो ये वापस आ जाएगा। इस 10 सेंटीमीटर को इतना ज़्यादा किया कि ये वायर की तरह बन गया, 1000 सेंटीमीटर बन गया, और फिर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स सोचोगे कि ये इलोंगेट करने वाला फोर्स हटा लें, ये वापस आ जाए, नहीं आएगा। तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए समझो। तो इलास्टिक लिमिट एक एग्जिस्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, यंग्स मॉडुलस का ही बात होगा। तो यंग्स मॉडुलस इज फोर्स, ये है ओरिजिनल लेंथ, हम लोगों ने इसको इलोंगेट किया, इसका लेंथ डेल्टा एल से इंक्रीज हो गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो फोर्स, जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, ध्यान देना, अभी फोर्स हमने कुछ भी नहीं लगाया है, 0 है, तो नेचुरल लेंथ में है। इधर फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाया तो ये रुका हुआ है, यहाँ पे सीलिंग से लगा के ऐसे फोर्स लगाया, यहाँ रुक गया, यहाँ थोड़ा एक्सपैंड होकर के रुक गया। इसका मतलब यह है कि अब ये इधर भी ये रीस्टोरिंग फोर्स, अगर ये 50 न्यूटन लगाया हो तो ये रीस्टोरिंग फोर्स भी 50 न्यूटन हो चुका है, तभी ये रुका हुआ है। स्प्रिंग की तरह समझो कि ये स्प्रिंग है, समझो सॉलिड में, इसीलिए तो स्प्रिंग बहुत काम करता है। अगर ये सॉलिड है, रॉड है एक, समझो ये इसका नेचुरल लेंथ है, और इसको जब हम लोगों ने फोर्स लगाया ये इलोंगेट हो गया, तो इधर से स्प्रिंग फोर्स तो डेवलप होगा भाई, यही समझो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो मैं यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन लिखूंगा, ध्यान देना, एक क्लू पॉइंट। यंग्स मॉडुलस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है भाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये 20 न्यूटन या ये 20 न्यूटन? अप्लाइड 20 न्यूटन की रीस्टोरिंग 20 न्यूटन? तो ये है कौन सा? अरे बोलते नहीं हो भाई, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ध्यान से समझना। अब कुछ लोग समझेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स लिखो चाहे अप्लाइड फोर्स लिखो, बात तो एक ही है, दोनों तो 20 न्यूटन ही है। बिल्कुल है, दोनों 50 हैं तो 50 ही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स का जो वैल्यू है वही होता है अप्लाइड फोर्स का वैल्यू। फॉर इलास्टिक सॉलिड, कोई जो इलास्टिक सॉलिड है उसके लिए तो भाई यही होता है। इसलिए कई बार हम लोग यंग्स मॉडुलस को लिखने में अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन होता है ये रीस्टोरिंग फोर्स, होता है रीस्टोरिंग फोर्स। बट क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन वैल्यू एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही वैल्यू का रीस्टोरिंग हुआ होता है किसी भी इलास्टिक सॉलिड के लिए। तो इस कंडीशन में आप वैल्यू लिखना चाहते हो यंग्स मॉडुलस का, तो आप अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, बट मीनिंग वाइज हमेशा ये है, मीनिंग वाइज हमेशा ये है। अब वैल्यू लिखने के लिए आप ढूंढोगे थोड़ी कितना डेवलप हुआ भाई, कितना डेवलप हुआ, कितना डेवलप हुआ, हमें क्या पता कितना डेवलप हुआ, जो लगाया उतना डेवलप है, क्योंकि जितना लगाया है उतना ही डेवलप हुआ, तभी तो इसको फर्दर नहीं ले जा पा रहे। जब यहाँ पे था तो लगाने वाला फोर्स 50 न्यूटन, इधर डेवलप हुआ 20 न्यूटन, इसलिए तो ये और इलॉन्गेट हो पाया। अब यहाँ आके रुक क्यों गया है? क्योंकि तुम्हारा 50 इधर से भी 50 कैंसल्ड है। इसलिए जनरली रीस्टोरिंग फोर्स
इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इसलिए दोनों में से कोई भी काम कर जाएगा। अप्लाइड फोर्स के बारे में पता है ना, कम से कम 50 न्यूटन। हाँ भैया, तो यही है 50 न्यूटन ये भी, बट मीनिंग वाइज अगर बोले तो ये हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये है स्ट्रेस, ये हमें लिखना है स्ट्रेस, और स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन इलास्टिक सॉलिड अगर हो, इलास्टिक सॉलिड हो तो उसके लिए दोनों सेम वैल्यू के होंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल ना हो? हाँ हाँ, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो वो इलास्टिक सॉलिड ना हो। गीली मिट्टी, तुमने 20 न्यूटन लगाया, उधर से 20 न्यूटन डेवलप ही नहीं हुआ। यस सर। तुमने 20 लगाया और उधर से 20 नहीं डेवलप हुआ, और तुमने हटाया उधर से डेवलप्ड ही नहीं है, बेचारा रीगेन भी नहीं किया। इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा कि इसके लिए ये सेम होता है, उसके लिए जहाँ इलास्टिक, जिसमें रिगेनिंग टेंडेंसी रहेगा वही तो सेम करेगा, जिसमें रिगेनिंग टेंडेंसी होगा उसी, और जिसमें रिगेनिंग टेंडेंसी रहता है वही तो इलास्टिक सॉलिड है। तो फॉर इलास्टिक सॉलिड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि रिस्टोरिंग लिखे, क्योंकि रिस्टोरिंग वही है जो अप्लाइड है इलास्टिक सॉलिड के लिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। जो कन्फ्यूजन में आए पूछते रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अब न्यूमेरिकल का अब आ रहा है भाई बात। यहाँ पे हम लोग अब कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पे ही हमें पता लग जाएगा। कंपेयर लिखो टॉपिक, कंपेयर रॉड विद ए स्प्रिंग एंड फाइंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये स्कूल वाले थोड़ा कम हाईलाइट करते हैं इस बात को, बट आपको समझना होगा। न्यूमेरिकल आते हैं खूब इसमें। स्प्रिंग से कुछ लेना देना है, वायर या रॉड, स्प्रिंग से कुछ लेना देना है, तो कंपेयर करके हम लोग इक्विवेलेंसी निकालना चाह रहे हैं। देखो कैसे, एक है स्प्रिंग, ठीक है भाई, एक स्प्रिंग है, एक है ये रॉड या वायर, जो भी आप समझ लो, सेम लेवल पे दिखाता हूँ, वायर या रॉड ऐसे मान लो दिखाया। दोनों का लेंथ मान लो सेम है, ओरिजिनल L0। ठीक है, अब इसमें भी फोर्स लगाया, इसमें भी फोर्स लगाया, ठीक है भाई, फोर्स लगाओ, कोई बात नहीं। इधर स्प्रिंग फोर्स तो डेवलप होगा भाई, स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, और तब मैं कंपेयर करूंगा कि स्प्रिंग का खेल और ये वायर या रॉड का खेल में क्या डिफरेंस है, रॉड और वायर। तो देखो भाई, देखते हैं हम लोग, और ये स्प्रिंग है, इसका अपना कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इस रॉड का, फॉर रॉड ऑब्लिक वायर, अब ये स्टील का है या जिसका भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का तो है ही है, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू यही फोर्स, जो कि ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ। मान लो चेंज इन लेंथ है, हमने फोर्स जब लगाया तो ये जो लेंथ है टोटल वो L0 प्लस एक्स है, ये L0 प्लस एक्स है, एक्स ये है, L0 हमारा ये था, L0 ये था, ये L0 प्लस एक्स है, मीन्स एक्स का इलोंगेशन हुआ पड़ा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x डिवाइडेड बाई L0, ये है। ठीक है भाई, ये फोर्स कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा भाई, रीस्टोरिंग फोर्स है, ये भी तो रीस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग के लिए जब लिखते हैं हम लोग फॉर स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के लिए लिखते हैं जब रीस्टोरिंग फोर्स
स्प्रिंग फोर्स, तो वो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा लिखते हैं माइनस ऑफ के। माइनस क्यों लिखते हो भाई, क्योंकि जब x पॉजिटिव है, ये x इक्वल टू 0 है, जब x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव है, जब x निगेटिव है तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, यही होता था। तो जिस तरह से यहाँ पर माइनस साइन बता रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स बता रहा है, रीस्टोरिंग नेचर ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये x पॉजिटिव के लिए नेगेटिव मतलब रीस्टोर, वापस ओरिजिनल लेंथ को रीस्टोर करना चाह रहा है। x नेगेटिव कंप्रेस कर देंगे तो वापस स्प्रिंग इसको नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगा, मीन्स रीस्टोरिंग नेचर ऑफ द स्प्रिंग फोर्स माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट टाइम्स x है। ठीक है भाई, ये है। अब जरा हम लोग बात करें इसकी, तो यंग्स मॉडल्स, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना, तो मैं यहां लिख रहा हूं रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा y x अपॉन एल नॉट इंटू ए, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बोलो भाई, ये तो होगा ऐसा। रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू, ये है वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, इतना हो जाएगा। अच्छा देखो, अब इसमें एक चीज़ और ज़रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ज़रा हम लोग समझ लें। क्या भाई, तो ये जो वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स तो है, लेकिन इसको हम लोग, इसका रिस्टोरिंग टेंडेंसी कैसे शो करें, टू शो इट्स रिस्टोरिंग नेचर, क्या करना चाहिए हमें भाई। वैल्यू तो ये है यंग्स मॉडुलस एरिया ओरिजिनल लेंथ इनटू x, ये है इसका वैल्यू, तो ये है। और इसका रिस्टोरिंग नेचर शो करने के लिए वी पुट, हम लोगों को पुट क्या करना चाहिए, वी पुट निगेटिव साइन, जैसे भाई लाइक स्प्रिंग में जिस तरह से काम करते थे वैसे यहाँ भी लिखेंगे। इसलिए वायर में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस ऑफ वाई ए, माइनस ऑफ वाई ए अपॉन एल नॉट इंटू एक्स, ये हो गया तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग नेचर के साथ दिखा दिया। अच्छा भाई, दिखा दिया। अब तुम ये बताओ कि ये वाला 1 नंबर इक्वेशन, ये वाला 2 नंबर इक्वेशन, ये स्प्रिंग के लिए है, ये वायर के लिए है। अब बताओ भाई, दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है तुम्हें, इसमें दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। यहाँ देख रहे हो यंग्स मॉडुलस, जो कि एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है भाई, जो भी वैल्यू है यंग्स मॉडुलस स्टील का 5 × 10⁻15 है भाई, फिक्स जो भी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ओरिजिनल लेंथ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सब कांस्टेंट टाइम्स x है, माइनस साइन रिस्टोरिंग नेचर के लिए। अरे भैया, तो ऐसा ही तो स्प्रिंग में भी होता है, वहाँ भी तो कांस्टेंट टाइम्स x होता है, चेंज इन लेंथ, यही x है, यही x है। तो जिस तरह से स्प्रिंग में माइनस kx डेवलप होता है, वैसे ही वायर या रॉड में भी माइनस k के बदले में वाई ए बाई एल एक्स, यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस के एक्सप्रेशन को जब आगे बढ़ाया तो एक कंक्लूजन आया कि हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू जब निकाले तो वो देखें कि वो कांस्टेंट टाइम्स x आ रहा है, कांस्टेंट टाइम्स x आ रहा है, और ये रीस्टोरिंग भी है स्प्रिंग की तरह। इलोंगेट करोगे तो ऐसे, कंप्रेस करोगे तो ऐसे, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। तो जैसे उसको रीस्टोरिंग दिखाने के लिए माइनस साइन लगाए, इसको भी रीस्टोरिंग दिखाने के लिए माइनस साइन लगाओ भाई। जब x पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव, और x जब निगेटिव करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। तो जिस तरह से स्प्रिंग फोर्स होता था वैसे ये रीस्टोरिंग फोर्स भी है। तो दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाता है कंक्लूजन। क्या भाई, कंक्लूजन तो ये है कंक्लूजन, कंपेयरिंग। क्या भाई, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा भाई, तो we can conclude that a wire, कोई एक वायर ऑब्लिक रॉड इज क्या, इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग
इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बदले में हम लोग एक स्प्रिंग समझ सकते हैं, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेना पड़ेगा, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेना पड़ेगा YA/L। इस वायर को हम लोग एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस वायर के बदले में एक स्प्रिंग हो जाए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L। अगर ये YA/L y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग अगर रेशियो निकाल लें तो इतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर एक स्प्रिंग ले लें तो दोनों बात बराबर है, दोनों इक्वल है भाई। वायर में वैसा ही फोर्स डेवलप होगा जैसा एक स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा अगर उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L हो। अगर इसके बदले में एक स्प्रिंग लेता हूं मैं तो ईजिली इतना ही फोर्स डेवलप होगा। मीन्स ये वायर है L0 लेंथ का या रॉड है, और इसके बदले में अगर एक स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाए भाई, तो YA/L हो जाए स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये रॉड और ये स्प्रिंग दोनों हमारा आइडेंटिकल होगा, दोनों एक तरह का बिहेवियर दिखाएंगे। इसमें 1 सेंटीमीटर चेंज करोगे जितना फोर्स डेवलप होगा उतना ही इसमें भी डेवलप होगा, क्योंकि इस वायर या रॉड को हमने रिप्लेस कर दिया। इक्विवेलेंटली एक ये स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर हम लोगों को जो करना था वो हमने कंपेयर करके दिखा दिया कि एक वायर में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसको मैंने यंग्स मॉडुलस के एक्सप्रेशन के बेसिस पे निकालना चाहा, तो वो निकाला फोर्स हम लोगों ने और देखा कि कांस्टेंट टाइम्स x आ रहा है, और इसका नेचर तो रिस्टोरिंग होता ही है। तो रिस्टोरिंग नेचर के साथ अगर दिखाया जाए तो रिस्टोरिंग नेचर के साथ दिखाने के लिए माइनस साइन लगाने पड़ेंगे, जिस तरह से स्प्रिंग में होता था। स्प्रिंग में भी तो यही होता था, x के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो दोनों का सेम बिहेवियर है, इसलिए कभी भी कोई वायर हो, रॉड हो, तो आप चाहें कि आपका खोपड़ी उसमें कम काम कर रहा है तो उसको रिप्लेस करके एक स्प्रिंग बना सकते हो, उसको एक स्प्रिंग समझ सकते हो, और स्प्रिंग में खोपड़ी तुम्हारा ज़्यादा काम करता है तो उसके हिसाब से ट्रीट करो। मीन्स any wire or rod, a wire or rod is equivalent to a spring of spring constant this, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, hence can be replaced, एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिख लो भाई, और जिसको जो डाउट है इसमें पूछ लो। हम लोगों ने एक इक्विवेलेंसी सेट किया, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। लिखा तो है टू शो रीस्टोरिंग टेंडेंसी, मतलब जब स्प्रिंग होता है तो इसमें ये नेचुरल लेंथ जो होता है वो x = 0 वाला होता है। व्हेन x इज पॉजिटिव मतलब इलोंगेट करोगे, स्प्रिंग में तो ऐसा ही होता था भाई, ये है समझो x = 0 मतलब नो चेंज इन लेंथ। x क्या होता है? चेंज इन लेंथ। तो जब हम लोग स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, मीन्स जब x पॉजिटिव बनता है, इधर x एक्सिस है, पॉजिटिव बनता है, जब ये इलोंगेट होता है तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव, और जब कंप्रेस करोगे x निगेटिव तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। तो इसीलिए तो माइनस साइन लगाते थे, हम लोगों ने पढ़ा था पहले लॉज ऑफ मोशन या वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग का बिहेवियर। जब भी तुम x को, ये स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे तो इधर फोर्स डेवलप होगा, कंप्रेस करोगे तो इधर फोर्स डेवलप होगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो रिस्टोरिंग टेंडेंसी का है, नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करना चाहता है। लेंथ बढ़ाओगे कम करके वापस लाना चाहेगा, लेंथ कम करोगे इधर वापस लाना चाहेगा। मीन्स x पॉजिटिव के लिए फोर्स निगेटिव होना चाहिए, तो x पॉजिटिव के लिए फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में, x पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन होना चाहिए, तो भैया x पॉजिटिव के लिए फोर्स निगेटिव हो जाएगा। और x निगेटिव हो, कंप्रेस कर दें, x निगेटिव हो तो निगेटिव इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इज पॉजिटिव। जब कंप्रेस करते हैं यानी x निगेटिव होता है तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होता है। तो कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? x निगेटिव, अगर ये नॉन निगेटिव लगाऊं तो x निगेटिव के लिए तो फोर्स भी निगेटिव हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। x निगेटिव के लिए हमें फोर्स पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रखा है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना दे फोर्स, और जब पॉजिटिव x रहे तो निगेटिव को बना दे फोर्स, निगेटिव फोर्स हो जाए। इसलिए x अगर इलोंगेट करेंगे तो कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाएगा, कंप्रेस करेंगे तो इलोंगेट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, मीन्स ऑलवेज रीस्टोर कराएगा। तो रीस्टोरिंग नेचर को दिखाने के लिए ही तो ये निगेटिव लगाते हैं, रीस्टोरिंग नेचर ये शो करता है। इसीलिए हम लोग
वायर या रॉड के केस में भी तो रीस्टोरिंग स्प्रिंग की तरह डेवलप हो रहा है। तो टू शो इट्स रीस्टोरिंग नेचर वी पुट नेगेटिव साइन लाइक स्प्रिंग। जिस तरह से स्प्रिंग में रखते हैं वैसे ही यहाँ भी रखने पड़ेंगे, रखते हैं भाई। अगर x पॉजिटिव के लिए फोर्स भी, अगर ये नेगेटिव ना लगाओ तो x पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव, तो वो तो गलत हो जाएगा। x पॉजिटिव के लिए फोर्स भी पॉजिटिव थोड़ी है, स्प्रिंग फोर्स थोड़ी दोबारा पॉजिटिव डेवलप होता है, नहीं भाई, अपोजिट में डेवलप होता है रीस्टोरिंग। तो ये रीस्टोरिंग नेचर बताता है जो अपना डेवलप हुआ है रीस्टोरिंग फोर्स, नाम ही है रीस्टोरिंग फोर्स। इसका काम ही है टू रीगेन द ओरिजिनल लेंथ। बोलो भाई, क्लियर हुआ श्याम? यस सर, क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई। अभिषेक, आदित्य, अनुष्का, चिराग, बोलो भाई। सर क्लियर है। चिराग वासव को आवाज आ रही है? तो तू बोला कर भाई बीच बीच में कुछ तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा अभी दिखा देते हैं, 10 मिनट टाइम है। तो इक्विवेलेंसी हम लोगों ने सेट कर दिया, इसलिए अब से आगे जब भी पढ़ें तो हम लोग कभी भी ज़रूरत हो तो एक वायर या रॉड को इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग समझ सकते हैं। लेकिन इसका इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेंगे? तो इसमें जो यंग्स मॉडुलस था वो, इसका जो ओरिजिनल लेंथ था वो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L। L इसका ओरिजिनल लेंथ हो और यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंटली रिप्लेस कर सकते हैं, जो इस बात को हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए, ऐसे एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। इलास्टिक एनर्जी, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, इन ए स्ट्रेच्ड वायर और रॉड। ठीक है, अब इसमें दिया रहेगा यंग्स मॉडुलस है, एरिया है, लेंथ है, सब दिया रहेगा। देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई एक रॉड या वायर है, इसको स्ट्रेच्ड कंडीशन में, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, कितना एनर्जी स्टोर्ड है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि किसी वायर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन स्प्रिंग अगर होता तो हमें समझ में आता है क्या भाई, कि स्प्रिंग में जब हम लोग इसको एक्स इलोंगेशन करते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर होता है कितना, हाफ की एक्स स्क्वायर। याद है? बोलो भाई, एनर्जी स्टोर होता था हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग है, तो मैं उसी तरह से ये रॉड है, इसको लूँगा, इसको भी स्ट्रेच करूँगा भाई। इसको हमने लेंथ स्ट्रेच किया इसका वैसे ही एक्स से, जैसे इधर इसका एक्स से इलोंगेट हुआ है, वैसे ही इधर भी हम लोगों ने मान लो एक्स से इलोंगेट किया। तो अब इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये वाला तुम एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकाले थे? वर्क पावर एनर्जी में ये स्टोर हम लोग निकाले थे कि जब भी हम लोग, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होता है, इसलिए हम लोग एनर्जी स्टोर्ड हम लोगों ने लिखा वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। कैसे भाई? तो इसका नेचुरल लेंथ से, यानी कि x = 0 टू इलोंगेशन किया x तक, तो जो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स किया वही एनर्जी स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है भाई स्प्रिंग में। हाफ के एक्स स्क्वायर हम लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं। कहाँ से आया था ये एनर्जी स्टोर्ड? तो भैया वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स का मतलब है जितना स्प्रिंग फोर्स होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का इसका वर्क डन करो, x = 0 से x तक। ये सब मैं करा चुका हूँ वर्क पावर एनर्जी में।
और माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स तो खुद ही माइनस के एक्स होता है भाई, तो इसका हमें वर्क डन चाहिए। स्प्रिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट का इसका वर्क डन चाहिए। तो इसी का वर्क डन निकालते थे हम लोग 0 से x के लिए। इट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हुआ और k हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। k x dx है और 0 से लेकर x तक था, इसलिए यहाँ पे k को बाहर निकाला गया था और ये x² आया था। तो इसी को बोला, और x² माइनस 0² मीन्स हाफ k x²। ये मिला था स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा है भाई? तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये हम लोगों ने वहां किया था काम। ठीक है भैया, वही काम तो यहां भी करना होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर और रॉड। वायर और रॉड, इसको अगर तुम स्प्रिंग समझ लो तो खोपड़ी काम करने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके बदले में एक स्प्रिंग समझ लूंगा जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो भाई? तो YA/L हो। कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, जो भी है, मान लो इक्विवेलेंट ना भी समझे तो भी यहाँ स्प्रिंग फोर्स की तरह जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, इस रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग माइनस YA/LX बोलते हैं भाई। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स आया था, याद होगा, यंग्स मॉडुलस लिया तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था, और रीस्टोरिंग है इसलिए इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू आया था माइनस YA/LX। रीस्टोरिंग नेचर दिखाने के लिए माइनस साइन बाद में लगाओ चाहे पहले ही लगा लो, ये आया था। तो ठीक है भाई, ये है तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रेच्ड वायर। इसी के अगेंस्ट वर्क करने हैं, इसको हम लोग इलास्टिक फोर्स भी बोल सकते हैं। इलास्टिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही इलास्टिसिटी को मेंटेन कराएगा। इलास्टिक फोर्स विच इज रीस्टोरिंग, बिल्कुल। अब ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी क्या है भाई? स्प्रिंग की तरह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्ट्रेच्ड वायर में अगर हमें एनर्जी स्टोर निकालने हैं तो दिस एनर्जी स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो कितना होगा भाई? तो वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। कहाँ से कहाँ तक भाई? तो x = 0 से x = x तक इलोंगेट कर रहे हैं x से। फिर वैसे ही हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस दिस। मतलब क्या हो गया? जिस तरह से kx का करना पड़ा माइनस ऑफ माइनस करके, तो वैसे ही k के बदले में समझो YA/LX है, यही लिखेंगे YA/LX dx, और x का वैल्यू 0 से लेकर के x तक। तो जिस तरह से इधर k कांस्टेंट बाहर आ गया था, यहाँ भी YA/L बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे x²/2 हो जाएगा, क्योंकि x²/2 लिमिट डालेंगे x²/2 और माइनस 0²/2। तो इससे मिल गया तुम्हें वही हाफ k के बदले में YA/L इंटू x²। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर और रॉड। कोई परेशानी नहीं है इसमें, काम यही करना था, आंसर ये था। लेकिन मैंने स्प्रिंग का भी साथ साथ दिखा दिया ताकि तुम्हें पता लगे कि हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। ये सब वही काम किया, घिसा पिटा सा काम पहले जो कर चुके हैं, सेम काम कर रहे हैं। एनालॉजी की तरह समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि नया चीज़ कम है, पुराने वाले का रिपीटेशन है। तो जिस तरह से इधर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, वैसे ये भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड वायर और रॉड है। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। और ये तो हमने दिखा दिया है इक्विवेलेंसी एनालॉजी कि स्प्रिंग में जैसे निकालते थे सेम है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। किसी भी वायर या रॉड को हम लोग इक्विवेलेंटली एक स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं। मॉडल्स मैंने बोला ही था कि आज जो हम लोगों का हो पाएगा
मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस पढ़ा था हम लोगों ने, और आज हम लोगों ने स्ट्रेन देखा और स्ट्रेन के साथ हुक्स लॉ देखा। हुक्स लॉ में इलास्टिसिटी कांस्टेंट 3 आए, जिसमें यंग्स मॉडुलस के बारे में भी देखा है। इसमें भी अभी 1-2 और क्वेश्चन कराऊंगा अभी यंग्स मॉडुलस में। तब आएगा बल्क मॉडुलस और फिर शियर मॉडुलस, तब आएगा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसकी बात कर रहा था मैं, इलास्टिक लिमिट, और ये लिमिट सब हम लोग देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो दिखाना पड़ता है कर्व में, और इसके बेसिस पे डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल देखना होता है। तो आज जो हम लोगों ने देखा वो था सबसे पहले कि स्ट्रेन हुआ क्या, तो स्ट्रेन है चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल। अगर लेंथ वाइज देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम वाइज देखा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो है वॉल्यूम स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप पर यूनिट ओरिजिनल शेप। लेकिन ये काम होता नहीं है, करना क्या होता है भाई, तो शेप को क्वांटिटी से तो बता नहीं सकते, तो इसलिए शेप में चेंज को बताने वाला शियरिंग स्ट्रेन थीटा है, एंड इट इज शिफ्ट ऑफ ए पॉइंट पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, जो कि एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस है, टेकन नॉर्मल टू द फिक्स्ड सरफेस। इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा एंगल बाई विच ए परपेंडिकुलर लाइन शिफ्ट्स, परपेंडिकुलर लाइन बेंड जितने एंगल से करे वही हमारा शियरिंग स्ट्रेन है। तो खैर ये देखा हम लोगों ने 3 टाइप का स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस की बात हम लोगों ने करना शुरू किया, क्योंकि भाई हुक्स लॉ जो था उससे हमें पता लगा कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हुक साहब का कहना क्या था भाई, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कब? विद इन इलास्टिक लिमिट। तब ये लिखना ज़रूरी है, खाली स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन करने से काम नहीं होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट ये ज़रूर है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। और इससे हमें पता लगा कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो 3 हैं, तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात किया, इसको भी पॉज रखा है, और ये हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में ही खुलेगा। तो यंग्स मॉडुलस का जैसे ही हम लोगों ने एक्सप्रेशन आगे बढ़ाया, तो पहले तो ये पता लगा कि भाई डिफरेंट है ये डिफरेंट मटेरियल का, जो ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा फॉर सेम स्ट्रेन, उसका यंग्स मॉडुलस वैल्यू भी ज़्यादा होगा। हर का अलग अलग वैल्यू होता है। रबर के रिस्पेक्ट में स्टील में बहुत ज़्यादा डेवलप होगा रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक। ये देखा हम लोगों ने। तुम चाहते तो स्ट्रेन भी सेम करके कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करने के लिए तो कोई बात नहीं है, चाहे आप न्यूमरेटर सेम रख लो या डिनोमिनेटर, बाकी देख लो वैल्यू। जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा इलास्टिक कांस्टेंट का, यंग्स मॉडुलस का, जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा वही ज़्यादा इलास्टिक समझा जाएगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस हो या कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट हो, वो है वैल्यू ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड पर यूनिट स्ट्रेन। यूनिट स्ट्रेन के लिए जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा रिस्टोरिंग टेंडेंसी है, वो ज़्यादा इलास्टिक है। जिसमें बिल्कुल रिस्टोरिंग नहीं है, गीली मिट्टी की तरह, वो इलास्टिक नहीं है, 0 वैल्यू हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो कंपेयर किया कि भाई कंपेयर करने से पता लगा कि एनी वायर और रॉड इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेना पड़ेगा भाई, तो यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन लेंथ, YA/L याद रखना भाई आज के बाद, YA/L। कोई भी वायर या रॉड है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि स्प्रिंग से कितना स्प्रिंग कांस्टेंट लेना पड़ेगा, YA/L। इसलिए हम लोगों ने देखा, पहले तो ये कंपेयर किया कि भाई वैसा ही फोर्स आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही फोर्स आ रहा है जैसे स्प्रिंग में होता है, तो कंक्लूजन निकाला कि भाई ये इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट ये लेना होगा। ठीक है भाई। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने, जिस तरह से स्प्रिंग में हम लोग एनर्जी स्टोर निकालते थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में जैसे निकालते थे, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होता था, तो माइनस ऑफ माइनस kx यानी kx dx, तो जिस तरह से kx dx से इंटीग्रेट किया वैसे ही k के बदले में YA/L, तो YA/LX dx इंटीग्रेट किया, k के बदले में YA/L आता रहेगा, और यही हो जाएगा हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग और स्ट्रेस्ड रॉड, स्ट्रेस्ड वायर हो जो भी है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। इस पे